हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ऑफलाइन गुरुजी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी यूपी टेट के लिए, जिसका एग्ज़ाम 28 या 29 नवंबर को प्रस्तावित है। तो आइए दोस्तों, मैंने आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। देखते हैं आप कितना उत्तर सही दे पाते हैं। दोस्तों, जितना भी उत्तर आप सही कर दीजिएगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 50 में से कितना नंबर सही किया। ठीक है दोस्तों, चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से दोस्तों कोयला तो आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। खनिज तेल व गैसें ये भी आज नहीं तो कल ये भी समाप्त हो सकती हैं। परमाणु ऊर्जा ये भी आज नहीं तो कल समाप्त हो सकती है, लेकिन ये जल विद्युत परियोजना जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगले प्रश्न चलते हैं। दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियों व सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा को क्या कहते हैं? अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा क्या होता है दोस्तों? जैसे आप टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से डायरेक्ट कोई ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होगी। ठीक है। और औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा क्या होता है? जब आप क्लास में जाते हैं, वहाँ आपको टीचर और स्टूडेंट के बीच में ना शिक्षा का आदान प्रदान होता है, तब हम इसको कहते हैं कि ये औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। प्रभाव, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं। दोस्तों, संपूर्ण जीव जो रहते हैं, जिसमें जीव रहते हैं, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं दोस्तों, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। पर्यावरण में सम्मिलित है। दोस्तों, पर्यावरण में क्या है? पर्यावरण में जलमंडल भी है, वायुमंडल भी है, स्थल मंडल भी, यानी चारों होने चाहिए। पर्यावरण के घटक, दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ा होगा, पर्यावरण में दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। तो ये अजैविक घटक के उदाहरण है जल, वायु, यानी एक और दो दोनों। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न है कि भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं? दोस्तों, हो सकता है कि पर्यावरण को हम दो भागों में बांट दें हैं। एक होता है कि कृत्रिम पर्यावरण जो मानव द्वारा बनाया गया हो अपने चारों तरफ, एक होता है कि प्राकृतिक पर्यावरण, है ना। तो दो प्रकार का हो सकता है। तो भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल है दोस्तों? दो प्रकार के। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? अरे भाई, पर्यावरण को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? हमको पता है कि हर चीज़ का जो धरती पर जितनी भी एनर्जी मिल रही है वो हमें सूर्य से मिल रही है ना। और धरती के चारों बात है, पर्यावरण को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? सूर्य से मिलेगी। ठीक है। मरुस्थलीकरण में क्या पर्यावरण होता है? क्या ऐसा होता है दोस्तों? संतुलित होता है, उतार चढ़ाव वाला होता है, या फिर असंतुलित होता है? तो यहाँ पे दोस्तों अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे क्या होता है, असंतुलित होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी की कमी पाई जाती है ना। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण का तत्व है भाई, पर्यावरण किस किस चीज़ों से मिलकर बना है? तो भाई जल से भी मिलकर बना है, वायु, मिट्टी, यानी सभी से मिलकर बना है। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय क्या है दोस्तों? पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय क्या है? इसमें दिया प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण। भाई जहाँ पर्यावरण की बात आए, इसका मतलब हम प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात करेंगे। पर्यावरण का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है दोस्तों? पर्यावरण का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? इसमें आपको चार ऑप्शन दिया गया है। वायुमंडलीय कारक, पारिस्थितिकी कारक, उत्तरकारी कारक। तो अब इसमें हम देख रहे हैं पर्यावरण का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कारक कहलाता है। क्यों? क्योंकि हम पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आपको चार ऑप्शन दिया गया, नई दिल्ली, इलाहाबाद, बेंगलुरु, पुणे। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का जो कहाँ पे स्थित है,
इसका उत्तर होगा दोस्तों बेंगलोर। कहाँ होगा दोस्तों? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलोर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो ज़रूर आएगा मेरी उम्मीद से। ये कई बार टेट में पूछा गया है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र में कहाँ पे स्थित है, तो आप बताओ सर बेंगलोर में। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक का नाम बताइए। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हो सकते हैं? खरपतवार और सूक्ष्म जीव, या फिर जैविक तथा अजैविक, या फिर पौधे व जीव, या फिर पौधे और प्रकाश। अजैविक घटक जिसमें जान नहीं होती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक है, कौन कौन? जैविक तथा अजैविक। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति, या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों इसमें तो सिंपल से, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं, उपरोक्त सभी होगा इस प्रश्न का उत्तर। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। दोस्तों पहला दिया मनुष्य व वन, मृदा व जल, जीव व वातावरण, या पति व पत्नी। इसमें भी कोई सोचने वाली बात है, जब सिंपल प्रश्न है, जीव व वातावरण। तथ्यात्मक पर्यावरण में निम्नलिखित में से हम क्या क्या शामिल है? दोस्तों उच्चावच भी है, जल प्रवाह भी है, भूमि क्षरण भी है, यानी उपरोक्त सभी होगा। दोस्तों पारिस्थितिकी शब्द की परिभाषा करने वाले पर्यावरणविद कौन थे? है ना? तो पारिस्थितिकी शब्द कौन सर्वप्रथम यूज किया था? अर्नेस्ट हक्कल ने। ठीक है। डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत किस पे आधारित है? उत्परिवर्तन, उपयोग व अनुप्रयोग, या प्राकृतिक वर्ण, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल प्रश्न है, इसका उत्तर होगा डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है। दोस्तों ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है, इसका उत्तर जो है दोस्तों उत्परिवर्तन होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? सजीव जगत का, निर्जीव जगत का, एक व दो, या फिर कोई नहीं। जैसे सिंपल सा, इनमें हम दोनों जगत का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी की वह किस शाखा के अंतर्गत विभिन्न आवासों में जानवरों का विवरण व सामुदायिक इकाई का अध्ययन करता है? दोस्तों एक सामुदायिक आ गया, यानी हम जानवर के आसपास और भी समाज, समुदाय सब ले करके, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा सामुदायिक पारिस्थितिकी। ठीक है। भारत शासन पास ऑप्शन है 1972 में, 1992 में, 2006 में, या फिर 1980 में। सोच के बताइएगा, थोड़ा टफ प्रश्न है और एग्जाम में आने की संभावना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों 1980 में। 1980 में भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन किया था। निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? दोस्तों रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है बाबा आमटे। तीसरा है चंडी प्रसाद भट्ट, या चौथा है सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ये जो है चिपको आंदोलन से जुड़े हुए आदमी हैं। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पे? उत्तराखंड में कहाँ पे? चमोली एक जिला है, वहाँ पे रैणी 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 एक गांव है। क्या है दोस्तों? रैणी 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 एक गांव है, चमोली जिला में है। वहाँ पे जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। कब हुई थी सर? 1970। कब दोस्तों? 1970 में शुरुआत हुआ था चिपको आंदोलन का। तो यहाँ पर क्या पूछा? निम्न से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर। ठीक है। इसको वृक्ष मानव कहा जाता है। पर्यावरण कानूनों को लागू करने में कौन कौन सी प्रमुख बाधाएं हैं? कौन कौन सी? आर्थिक समस्याएं, नियमों का कठोर होना, धार्मिक अवधारणाएं, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा? नियमों का कठोर होना। ठीक है। दोस्तों राष्ट्रीय वन पॉलिसी का निर्माण कब हुआ था? सोच के बताइएगा। ऑप्शन दिया गया 2002, 1976, 1980, 1989। दोस्तों पर पहले तो आपसे पूछेगा कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया, तो आप बताओगे सर 1986 में आया। दोस्तों इसकी अवहेलना करने पे आपको कितने साल की सज़ा हो सकती है? तो 5 साल का। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब की गई थी? अभी आपको पता ही है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, है ना,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। अभी जस्ट आपने ऊपर पढ़ा है। वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया, 2000 में, 1990 में, 1981 में या 1972 में। इसका आपको पता है कि वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था। भारतवर्ष में कृषि में कीटनाशकों का उपयोग किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भारत में कीटनाशकों का उपयोग कब से प्रारंभ हुआ कृषि के क्षेत्र में? तो आपको पता है 1954, 1947 या 1962 या 1950। दोस्तों आपने बता दिया होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा 1954। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष कब मनाया गया? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, 2003, 2004, 2005 या 2010। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा 2003 में। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के अधीन राज्य बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने बता दिया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कि वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के अधीन राज्य बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 3 साल का होता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण और नियम अधिनियम 1981 के तहत में सद्भावना से संरक्षण का प्रावधान है। कब किया गया था? ये किस धारा में किया गया? धारा 42 में, धारा 40 में, धारा 44 में या धारा 45 में? दोस्तों ये थोड़ा टफ प्रश्न है, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये वायु प्रदूषण नियंत्रण और नियम अधिनियम 1981 के तहत में सद्भावना से संरक्षण का प्रावधान धारा 42 में है। ठीक है। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, देख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 पर राष्ट्रपति द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो यहाँ पे दोस्तों इतना डेट तो नहीं पूछेगा, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा, पूछेगा जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब आया था, तो आप बताओगे 1974 में। डेट क्या है? 23 मार्च 1974। दोस्तों आपको पता है कि अगला प्रश्न जो है उसमें आप बताइए, स्टॉकहोम में आयोजित प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित हुए? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, 109, 119, 121 या 129। स्टॉकहोम, स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन की राजधानी है। क्योंकि स्वीडन की राजधानी है, वहीं पे पर्यावरण की पहली बैठक की गई थी, तो वहाँ पे 119 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। ठीक है। जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो वही है पिछले वाला प्रश्न में, स्टॉकहोम। पर्यावरण संरक्षण संबंध नहीं है, ग्रीन पीस, यूएनईपी, रेड क्रॉस, WWF, सबको पता है ग्रीन पीस तो होगा ही, यूएनईपी भी होगा और WWF भी होगा। क्यों? क्योंकि WWF ही तो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, है ना। यूएनईपी तो जाहिर सी बात है 1972 में इसके लिए स्थापना हुआ था। यूएनईपी वहीं से आया है, इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ग्रीन पीस ये तीनों है। रेड क्रॉस जो है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। देखिए ये किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई थी? दोस्तों सबको पता है स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी, है ना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है भाई? आपको सबको पता है, 4 ऑप्शन दिया गया, मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता। ज़्यादातर चीज़ों का क्या है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, तो यहाँ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिए। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो आप बताओगे सर 1986 में आए थे, लेकिन यहाँ तो डेट पूछ दिया है
तो आप बताओगे 19 नवंबर 1986 को जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में आए थे, ठीक है, मतलब लागू किया गया था। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? 24, 25, 26 या 28? 1952 में। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में आती है? तो विकिरण, रेडिएशन फॉर्म में आती है। पारिस्थितिकी तंत्र में किसे उत्पाद के रूप में जाना जाता है? दोस्तों चिड़िया तो कोई उत्पादन नहीं करती, स्तनधारी नहीं न भाग, इसमें सिंपल सा घास। पौधे किस श्रेणी में आते हैं? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी? सबको पता है शाकाहारी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? भाई सुंदरलाल बहुगुणा भी है, MS स्वामीनाथन भी हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं, सलीम अली भी भाई पक्षी वैज्ञानिक थे तो वो भी पर्यावरण से संबंधित है। वर्गीज कुरियन तो भाई दुग्ध उत्पादन से थे, दूध उत्पादन से, तो वो जो है पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं था। दोस्तों अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सलीम अली, हेनरी थोरो, चार्ल्स डार्विन, वंगारी मैथाई? तो यहाँ पे चार्ल्स डार्विन होगा। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक घटक? भाई जिसमें जान होगा वही जैविक घटक है। मृदा में कोई जान नहीं होता, पानी में कोई जान नहीं होती, भूमि में कोई जान नहीं होती, शाकाहारी जो हम लोग हैं वो क्या है? जैविक घटक में आता है। दोस्तों संश्लेषण पिगमेंट किसको अवशोषित करता है? दोस्तों संश्लेषण पिगमेंट जो है हमारे स्किन पे, हमारी त्वचा पे पहले से मौजूद है, तो ये क्या करता है? सूर्य से जो भी किरणें आती है यानी प्रत्यक्ष विकिरण को अवशोषित करता है। दोस्तों वायुमंडलीय दबाव को किससे नापा जाता है? सबको पता है दोस्तों, बैरोमीटर से नापा जाता है। थर्मामीटर से हम अपना टेम्परेचर नापते हैं, तापमान नापते हैं। अल्टीमीटर से हम ऊंचाई नापते हैं। स्केल तो सबको पता है। दोस्तों कौन शाकाहारी की श्रेणी में आता है? बाघ, चींटी, मनुष्य, खरगोश? इसमें सबको पता है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक घटक है? तो दोस्तों अजैविक घटक यानी जिसमें जान ना हो। शाकाहारी जीव इसमें जान होगा, मांसाहारी जीव इसमें भी जान होगा, सर्वहारी जीव इसमें भी जान होगा, बस सूरज की रोशनी में ये क्या होता है? जान नहीं होता, इसलिए ये अजैविक घटक होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इंपॉर्टेंट है, 50 प्रश्न है और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ। तो दोस्तों बताइएगा आप कि कितना नंबर आया आपके 50 में से। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।